भाई। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअल में जो थर्मो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है थर्मो डी यानी कि डायनामिक, और एक है थर्मो सी यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो लेक्चर्स लगते हैं, आइडियली मुझे लगता है कि इसके अंदर 3 लेक्चर्स के अंदर संपूर्णतः बातों को ख़त्म किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत खींच के 6 बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि 5 लेक्चर्स के अंदर ये थर्मोडायनेमिक्स 5 से 6 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। तो 5-6 यहाँ और 3 यहाँ, लगभग 9 लेक्चर्स आप लोगों के लग जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और इसकी प्रैक्टिस क्लास हम लोग वीकली करते रहेंगे ताकि थर्मोडायनेमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास हम लोग बेसिक क्लास से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बड़ा सिंपल, नाम है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो बेसिक टर्म आप लोगों को पढ़नी है वो है, चलो पहले तो लिख देते हैं थर्मो डायनेमिक्स। अच्छा, कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि थर्मो का मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर से, और टेम्परेचर का मतलब कहीं ना कहीं क्या है बेटा जी, हीट ही है। ऐसा नो भाई, थर्मो का मतलब कहीं ना कहीं किससे है, टेम्परेचर से, और डायनेमिक्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, हीट। अच्छा सॉरी, डायनेमिक्स का मतलब क्या हो जाता है बेटा जी, मोशन। भाई डायनामिक इन नेचर बोलते हैं ना, कि मोशन को हम लोग जो है डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो बोला जाए हीट इन मोशन। थर्मोडायनामिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हीट इन मोशन। हीट इन मोशन को आप लोग क्या बोल दो, थर्मोडायनामिक्स। इसके 2 पार्ट मेनली हम लोगों को सीखने होते हैं, जिसके पहले का नाम है सिस्टम और दूसरे का नाम है सराउंडिंग। दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं मेरे भाई, सॉल्यूशन बोल दो, यूनिवर्स। दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं बेटा जी, यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं मेरे भाई, यूनिवर्स बना देते हैं। ठीक है ठीक है जी, समझ में आ रहा है। इधर देखेंगे सभी, सर सिस्टम कौन है, सराउंडिंग कौन है, यूनिवर्स कौन है। देखे जरा सभी, इधर देखो, सिस्टम कौन है, सराउंडिंग कौन है, और यूनिवर्स कौन है। बेटा जी सिस्टम वो होता है जिस पर आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अभी तुम लोग सभी बोर्ड से पढ़ रहे हो, यस नो भाई, बोर्ड पर आप लोग देख रहे हो, तो आपके लिए जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ऑब्जेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो कौन है बेटा जी, बोर्ड। तो बेसिकली ये बोर्ड ही आप लोगों के लिए एक सिस्टम है। बोर्ड ही बेसिकली आप लोगों के लिए क्या है बेटा जी, एक सिस्टम है। तो बोर्ड को अगर मैंने सिस्टम मान लिया, तो तुम, मैं, हम सब, इसके अलावा ये सभी क्या माने जाएंगे इसके लिए, सराउंडिंग। ठीक है ना। याद रहे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी कांस्टेंट होती है, जिसको आप यूनिवर्स बोलते हो। तो यानी कि बेसिकली सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बना देंगे हम लोग, यूनिवर्स। जैसे मान लीजिए अभी इस क्लास को हम लोग यूनिवर्स समझ लें, तो अपने लिए सिस्टम कौन है बेटा जी, सिस्टम। याद हो रहा है बेटा, सिस्टम कौन हुआ, बेसिकली सिस्टम हुआ आप लोगों का बोर्ड, और सराउंडिंग कौन हुए, आप लोग, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। क्या बन जाएगा बेटा जी, यूनिवर्स। चलो सर, क्या बेसिक खेल रहे हो सर, टॉपिक ही ऐसा, क्या करा जाए। सुनो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना एक लेयर होती है जिसका नाम होता है बाउंड्री। बेटा ध्यान से सुनेंगे सभी, 9th-10th क्लास के बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई। बाउंड्री, क्या नाम है इसका, बाउंड्री। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है, दैट बाउंड्री में बी, रिजिड बाउंड्री। सुनेंगे भाई, पहले ध्यान से, लिखेंगे बाद में। इट मे बी, एक को मैंने रिजिड बोल दिया तो दूसरे को क्या बोल दूंगा भैया, नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल बोल सकते थे। ऐसे ही जो तीसरा इसका टाइप आता है उसको मैं बोलता हूं रियल बाउंड्री, और फोर्थ जो इसका टाइप आता है उसका नाम है इमेजिनरी बाउंड्री। फिफ्थ जो मेरे पास टाइप आता है ये बेसिकली है कौन सा, इसको बोल देते हैं कंडक्टिंग वॉल या कंडक्टिंग बाउंड्री। अच्छा, कंडक्टिंग के साथ साथ आप चाहे तो डायाथर्मिक भी वर्ड यूज कर सकते हो,
बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक बाउंड्री। अभी समझा देंगे सारा, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखें सभी। देखो भैया, रिजिड बाउंड्री की पहचान, इनका नेट जो वॉल्यूम है उसका चेंज हमेशा क्या मिलने वाला है, जीरो। मान लो ये दीवार है, इसको तुम धक्के लगाने शुरू कर दो, इसका नेट वॉल्यूम चेंज कितना मिलेगा बेटा, जीरो। जो वॉल्यूम पहले था वही बाद में रहेगा। लेकिन नॉन रिजिड बाउंड्री का मतलब हो गया जिसका नेट वॉल्यूम चेंज जीरो ना हो, उसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, नॉन रिजिड बाउंड्री। एक होती है रियल और एक होती है बेटा जी इमेजिनरी। बहुत ध्यान से सुनना सभी। मैंने बोला बेटा जी ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कुछ कुछ भरा हुआ है, मान लेते हैं कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। और प्यारे बच्चों, ये जो रियल है, रियल का मतलब है ये जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है ना, सॉलिड, ये तो रियल वॉल हो गई, यानी कि रियल बाउंड्री हो गई जो सेपरेट कर रही है लिक्विड को और बाहर के सबस्टेंस को। यस और नो? क्या आपको नहीं लगता एक बाउंड्री ये भी होगी जो कि एक इमेजिनरी बाउंड्री है, जो नीचे लिक्विड और ऊपर गैस को सेपरेट कर रही है? नहीं समझ में आया? अरे बातें पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं किसी कंटेनर को देख रहा होता हूं तो उस कंटेनर की जो वॉल है ये तो रियल वॉल है, यानी कि रियल बाउंड्री है। लेकिन जब उस केमिकल को मैंने भर दिया, उस लिक्विड को मैंने भर दिया, तो उस लिक्विड जो ऊपर वाली सरफेस है वो सरफेस बेसिकली किसकी तरह काम करेगी, एक बाउंड्री की तरह ही काम करेगी, जिसको मैं इमेजिनरी बाउंड्री के नाम से जानता हूं। वैसे मैं आप लोगों के लिए बताऊं, किताब में कभी भी रिजिड या नॉन रिजिड का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं जो रिजिड है वही रियल है और जो नॉन रिजिड है वही क्या है बेटा जी, इमेजिनरी है। तो मैंने जबरदस्ती यहां से दो लेग इसकी बना दी है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टिंग वॉल और दूसरा एडियाबेटिक वॉल। बहुत ध्यान से समझेंगे जी, कंडक्टिंग वॉल और एडियाबेटिक वॉल को बहुत ध्यान से समझें। देखो कंडक्टिंग वॉल का मतलब समझो, मान लो ये कंटेनर है, में कुछ कुछ रखा गया है और अगर तुम इसके वॉल के थ्रू अगर आप हीट को एक्सचेंज कर पा रहे हो, ऐसी वॉल का नाम कंडक्टिंग वॉल होगा। जैसे चाय जब आप पीते हो तो बाहर वाली सरफेस गर्म हो जाती है क्या? का मतलब कहीं ना कहीं अंदर वाली चाय से हीट का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बाहर से? बोलो हाँ या ना? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, इसको मैंने बोलना पड़ेगा सर जहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है आप उस वॉल को कंडक्टिंग वॉल का नाम दे दें। जबकि दूसरी तरफ जहां मैंने एडियाबेटिक बोला है, या आपने पढ़ रखा होगा पहले पक्का, कि अगर किसी कंटेनर में से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, ऐसी वॉल्स को हम लोग एडियाबेटिक बोल देते हैं। और एक बात बताऊं, ऐसे पूरा ही पढ़ा देना चाहिए, यहाँ हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है और अगर इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है ना ही किसका एक्सचेंज पॉसिबल है बेटा जी, मैटर का। लेकिन प्यारे बच्चों याद रहे इसके एग्जाम्पल होते हैं थर्मस। लेकिन तुम एक बात याद करो, पहचानो उस दिन को जब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि थर्मस बेसिकली एक एडियाबेटिक कंटेनर है। एडियाबेटिक क्यों है जी? उसमें चाय गर्म करके डालो गर्म ही रहती है। किसी ने पूछा कब तक? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, फिर हीट कहाँ चली जाती है? इसका मतलब जो थर्मस है वो आज की दृष्टि में, एनसीईआरटी की दृष्टि में, किताब की दृष्टि में एक बेसिक एडियाबेटिक कंटेनर है। लेकिन अगर आप उसको ये कहो कि ये एब्सोल्यूट या आइडियल एडियाबेटिक कंटेनर है तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो सर क्या कोई आइडियल एडियाबेटिक कंटेनर है? तो इस सवाल का आंसर है दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स में नेट हीट का एक्सचेंज जीरो है, जितनी थी उतनी है। नहीं है मेरी बात समझ में? यानी कि जो यूनिवर्स है बेसिकली उसको आप प्योर आइडियल एडियाबेटिक कंटेनर मान सकते हो। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन ये बात अपने तक ही रखना, पेपर में अगर कहीं आ जाए कि थर्मस तो आप मानकर चलेंगे हाँ जी एडियाबेटिक है। शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, कृपया करके पहले नोट करिए बेसिक बातें, थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे, महा बेसिक है। चैप्टर स्टार्ट। कंडक्टिंग वॉल वो वॉल होती है जो बेसिकली हीट के एक्सचेंज, मतलब जिसमें से हीट क्या हो सके बेटा जी,
एक्सचेंज हो सके। डायाथर्मिक क्या होती है? डायाथर्मिक का मतलब है हीट तो एक्सचेंज हो जाएगी लेकिन मैटर विल नेवर एक्सचेंज, यानी कि क्लोज सिस्टम के लिए डायाथर्मिक वर्ड यूज किया जाता है। अभी पढ़ाना ही है, मुझे पूरा टेंशन ना। रियल और इमेजिनरी का मतलब है कि जो बाहर वाली वॉल है वो सॉलिड वॉल होगी। इमेजिनरी का मतलब है जो लिक्विड भरा गया होगा, जो दो फेस को डिफरेंशिएट कर रही होगी। सर बाउंड्री सिस्टम की है या सराउंडिंग की? दोनों के बीच की, दोनों के बीच की बेटा। क्या मैं आगे बढ़ूं? अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। रिजिड और रियल में कोई अंतर नहीं है एक्चुअल में, सारी फिजिकल केमिकल इन दोनों की सेम है। नोटेड। नॉन रिजिड और इमेजिनरी भी क्या है बेटा जी? मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लो एक गैस है N2 और एक गैस है O2, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में आपस में मिलती नहीं है। तो मिलती नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इनके बीच की बाउंड्री होगी। क्या वो बाउंड्री सॉलिड है क्या? नहीं। तो वो कैसी बाउंड्री है? एक इमेजिनरी बाउंड्री है, इसलिए इमेजिनरी वर्ड यूज किया जाता है। क्या आगे बढ़ा जाए? आज लिखाई का काम बहुत है, ठीक है ना, तो लिखने में थोड़ा परफेक्ट रहना। हाँ नहीं, एक N2 है, ये O2 है, ये आपस में आ रहे हैं पास में, फिक्स नहीं हो रहे, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक बाउंड्री है ना, जो तुझे दिखाई नहीं दे रही, तो इमेजिनरी करी गए कि हाँ इनके बीच में एक बाउंड्री है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। सी बड़ा ही बेसिक है, बड़ा ही सिंपल है। आ जाइए भाई, हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, बहुत सारी बात आज की क्लास में बताऊंगा मैं, बेसिक टर्म्स बहुत ध्यान से आप लोग देखोगे और सीख भी जाओगे जल्दी से। बेसिकली आपको तीन ही प्रकार के सिस्टम पढ़ने। सबसे पहला सिस्टम है जिसका नाम है ओपन सिस्टम। दूसरा जो टाइप है उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? क्लोज्ड। और थर्ड हो जाएगा अपने पास कौन सा? आइसोलेटेड बोल दो, आइसोलेटेड बोल दो। मैं बेसिकली यहाँ एडियाबेटिक बोलना चाह रहा हूँ, है ना, आइसोलेटेड एडियाबेटिक, है ना, समझ रहे हो ना भावनाओं को? आइसोलेटेड एडियाबेटिक बोलना चाह रहा हूँ बेसिक। थोड़ा सोच समझ के आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को सीखें भाई, जल्दी से एक बार सभी बच्चे इसको देखने की, समझने की कोशिश करें भाई। आइडियाबेटिक की जगह आइसोलेटेड लिख लो अभी के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है। आइसोलेटेड की कैटेगरी आती है एक आप लोगों की एडियाबेटिक। सी सुनो भाई, प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से सुनना, सुनो। अच्छा, ओपन सिस्टम क्या होता होगा? एक पैरामीटर बनाया जिसका नाम है एनर्जी का एक्सचेंज। ठीक है भाई, सुनो, ये एक ओपन सिस्टम है ना। आप बताइए ये वॉल कैसी है, रिजिड या नॉन रिजिड? आप बोलोगे रिजिड। रियल या इमेजिनरी? आप बोलोगे रियल। अब बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा ये कंडक्टिंग वॉल होंगी या फिर डायाथर्मिक वॉल होगी? कंडक्टिंग, क्योंकि ओपन है ना, ओपन है तो कंडक्टिंग। अरे गेम समझ में आ रहा है? डायाथर्मिक का मतलब कंडीशन अप्लाइड कर दो कि ये क्लोज ही होना चाहिए सिस्टम। ठीक, आपने क्या काम किया, अगर यहाँ से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, हीट ऊपर जा रही है बाहर निकल रही है, तो हीट का एक्सचेंज बोलेंगे ना इसको। और मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल है, जहाँ हीट चेंज भी पॉसिबल हो और मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल हो, आप ऐसी टर्म्स को बोलते हैं ओपन सिस्टम। मैं लिखता हूँ मैटर भी एक्सचेंज हो सके और हीट भी एक्सचेंज हो सके। अच्छा ये जो बात है ना हीट एक्सचेंज हो सके, ये एक्चुअल में कच्चा काम है। अगर ढंग से लिखना चाहते हो ना तो ऐसा लिखो एनर्जी भी एक्सचेंज हो सके। सर ये तो फंस गए सर, हमारे टीचर ने हमें बताया है एनर्जी और हीट में तो अंतर है। एनर्जी या मैं बोलूँ हीट एनर्जी का एक पार्ट है, और एनर्जी का दूसरा पार्ट कौन सा होता है बेटा जी? वर्क डन। इसका मतलब वर्क का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू
पीवी। पढ़ा है किसी बच्चे ने? इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कहीं पर हीट का एक्सचेंज ना हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाए? आंसर है पॉसिबिलिटी है। कैसे? अगर वर्क डन को आपने एक्सचेंज कर दिया तो पहले वर्क डन 5 था, अब 6 हो गया। 6 होने के कारण प्रेशर बढ़ गया, 6 होने के कारण वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो उस केस के अंदर मैं कहूँगा एनर्जी में भी चेंज आ गया। नहीं, यही बात समझ में? अरे पल्ले पड़ा। इसका मतलब जो अधूरा ज्ञान पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ओपन सिस्टम वो है जिनमें हीट एक्सचेंज हो जाए आराम से और मैटर भी एक्सचेंज हो जाए। पूरा ज्ञान क्या है? जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो और मैटर भी एक्सचेंज हो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर इसका मतलब ये हो गया कि ये तो बढ़िया सवाल बन जाएगा। हाँ बढ़िया सवाल बन जाता है। देखो कैसे? क्लोज सिस्टम में क्या होगा सर? पहली बात, ये जो वॉल होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए बताओ? रिजिड भी होनी चाहिए और डायाथर्मिक होनी चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है भाई? मतलब कंडक्टिंग वॉल है लेकिन डायाथर्मिक नेचर की, यानी कि क्लोज सिस्टम है। सी का मतलब ये हो गया यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज ना हो लेकिन यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो जाए मेरे भाई? एनर्जी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ है भाई? आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये है सर कि ये जो वॉल है ना, बेसिकली ये वॉल कैसी होनी चाहिए? एडियाबैटिक। कैसी वॉल होनी चाहिए बेटा जी? एडियाबैटिक। और यहाँ पे ना तो मैटर का एक्सचेंज हो और ना ही यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज। बोलो शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक डेटा क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं कैसे पता लगाऊंगा क्लियर है? मैं अगला सवाल लिख दे दूंगा। जिसने सवाल का आंसर कर दिया उसको क्लियर है भाई, जिसने नहीं किया वो और मेहनत करे। सवाल ये है कि भाई देख ये कंटेनर है, बात को समझना सभी। ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहां मैंने पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन जानते हो आप लोग? प्रेशर वाला पिस्टन, जिसके थ्रू मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा। नितान समझ में आ रहा है? बोल बेटा। इसका मतलब तू एक बात बता, अगर मैं इस प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं ऊपर से तो तुझे लगता है कि लेयर नीचे आते आते कंडेंस होते 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 ये लाइन यहाँ पहुँच जाएगी? आया ना? में जवाब दो। ऐसा करने से तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि यार ये वॉल्यूम का एक्सचेंज हो गया? और मैंने कंडीशन लगा दिया ये जो बाहर वाली वॉल है ना ये एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक देखते ही बच्चा पता क्या सोचता है? बोलेगा आइसोलेटेड हो गया, ना तो हीट जाएगी ना तो हीट आएगी, ना मैटर जाएगा क्योंकि सिस्टम क्लोज है, ना मैटर आएगा। बिल्कुल सही बात है, सिस्टम को मैंने क्या बना देना है बेटा जी? क्लोज। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये होगी यहाँ पर कि सर जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा यहाँ पर माना मैंने क्यू में चेंज नहीं कर पाया, लेकिन जानते हो वर्क डन विल बी चेंज। और जैसे ही वर्क में चेंज हुआ एनर्जी विल बी चेंज। कौन कहता है कि एडियाबैटिक में एनर्जी चेंज नहीं हो सकती? चेंज हो सकती है, और चेंज हो सकती है माना मैटर में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा सिस्टम क्लोज्ड हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? भाई आप लोग सारे समझ गए इस क्वेश्चन को? मैंने क्या बोला? मैंने बोला देखिए दुनिया में कहा जा रहा है कि हीट का एक्सचेंज अगर होगा तो वो सिस्टम जो है या तो क्लोज होगा या ओपन होगा, और हीट का एक्सचेंज नहीं है तो वो हमेशा कैसा मिलेगा? आइसोलेटेड। मैं कह रहा हूँ हीट का एक्सचेंज भी नहीं है, वर्क का एक्सचेंज होने से एनर्जी में एक्सचेंज आ जाता है, जिसके कारणवश एक सिस्टम क्लोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो भले ही तुम्हें एडियाबैटिक वॉल से कंफ्यूज करेगा कि मानो ये आइसोलेटेड है, लेकिन आप अड़े रहना अपने आंसर्स पर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे लगता है कि बेसिक बातें क्लियर है। देखो और 3-4 एग्जाम्पल आपको और क्लियर कर देंगे। बताइए अर्थ, क्या अर्थ से कोई मैटर बाहर जा सकता है? अच्छा ये जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं ये मैटर नहीं है, ये हवा बन जाते हैं, अर्थ से बाहर ही तो निकल के जाते हैं। तो क्या अर्थ एक क्लोज सिस्टम है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अर्थ एक क्लोज सिस्टम नहीं है। दूसरा सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, ये बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते हैं ऐसे ही सैटेलाइट क्या काम करती है बेटा? एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है, वो कभी ब्रेक नहीं होता, ना वो इधर जा सकते ना वो उधर जा सकते। जैसी ऑर्बिट में आया उस पर्टिकुलर एनर्जी में ही वो घूमता रहेगा। कभी कभी ऐसा नहीं सोचते कि यार अमेरिका ने सैटेलाइट छोड़ी और वो अपने पाथ से भटक गई, उसके बाद वो पाकिस्तान में जाके गिर गई। ऐसा नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते भाई? सोचना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? सर वो फिक्स ऑर्बिट है सर। अगर ये बात सही है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में आके गिर जाए?
अगर आप ऐसा थॉट रखते हो कि भाई वो सैटेलाइट, एक काम करो वहां से छोड़ो, वहां गिर देंगे हम लोग, जैसे इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले किया था, पता है तुम्हें, एक मिसाइल छोड़ी यहाँ से, वो बोल दिया कि वो फ्यूज हो गया जी, वो गलती से छूट गई, उसमें बारूद वगैरह नहीं भरी हुई थी, वो पाकिस्तान में जाके जो है ट्रैक कर गई। उसको फिर बहुत, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ, बहुत सेल बढ़ा दी इंडिया ने ऐसा करके कि देखो हमने यहाँ से पंजाब से मारी और वो लाहौर में जाके लगी है, कितनी ज़बरदस्त रेंज है हमारी ब्रह्मोस की। मुद्दे की बात ये, सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, ये बिल्कुल सही बात है कि सिस्टम कैसा है जी, क्लोज सिस्टम। क्या अपना क्लासरूम एक क्लोज सिस्टम है? बिल्कुल। अच्छा, काहे का क्लोज सिस्टम भाई? आप गेट खोलो निकल जाओ, बोलो बात, क्या तुम हमेशा इसी क्लासरूम में बैठे रहोगे क्या? नहीं ना। तो मुद्दे की बात है, क्लासरूम जो है एक क्लोज सिस्टम नहीं है। बल्ब आ जाओ, बल्ब में बताइए भैया, बल्ब क्या होता है? बल्ब का एक फिलामेंट मेटल का बना होता है, अंदर जो चमक रहा होता है टंगस्टन मेटल का, वो उसको हीट करते हैं, वो क्या काम करता है? हीट को जनरेट करता है। कहने का मेरा मतलब है, हीट तो एक्सचेंज हो जाती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बल्ब के अंदर का मटेरियल भी बाहर आ जाता होगा, मेटल टूट टूट के बाहर आंखों में लग रहा हो तुम्हारे? नहीं ना। इसका मतलब बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सभी क्या है बेसिकली, ये सभी क्लोज सिस्टम है। इनसे हीट का तो एक्सचेंज पॉसिबल है, लेकिन मैटर कांट, लेकिन मैटर कांट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गलत है, ये बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट भी एक क्लोज सिस्टम हो सकती है। अच्छा आगे आ जाओ। कॉफी इन द थर्मोफ्लास्क, सर थर्मोफ्लास्क बोल दिया तो अब अंदर से तो मैं जानता हूँ कि प्योर आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन बाहर से बोलना पड़ेगा कि हाँ जी इट इज आइसोलेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और आपसे पूछा है क्लोज सिस्टम, तो इसका मतलब ये मेरे सवाल का आंसर नहीं है। नेक्स्ट, आप या मैं? बिल्कुल यार, हम तो क्या है, क्लोज सिस्टम है हम। कौन कह रहा है भैया क्लोज है? आवाज नहीं आ रही मेरे मुंह से? नहीं बात समझ में? क्लोज सिस्टम के लिए तो एनर्जी का एक्सचेंज जो है पॉसिबल है, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। वो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। अब कैसे समझाऊं तुम लोगों को, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही प्लांट हो गया, ये भी क्लोज नहीं है और ये भी क्लोज सिस्टम नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्पीड में नोट करो। व्हाट इज थर्मस? बेटा थर्मस जो है बेसिकली हम लोग मानकर चलते हैं, थर्मस, थर्मस बेटा थर्मस नहीं होता, चाय वाला। जब कोई बीमार हो जाता है तो लेके जाते हैं चाय, है ना? देखा है इसमें? देखो बेटा ये वाला फ्लास्क है ना, थर्मस, मिल्टन। तो क्या काम करेगा बेटा जी? ये हीट का एक्सचेंज इसके अंदर नहीं, और ना ही मैटर का अगर क्लोज करोगे सिस्टम तो। ठीक है ऋषभ? ऋषभ को सब पता है, ये ऐसे ही बोल रहा है। चलो भाई जल्दी करो। कॉफी खत्म हो गई, कॉफी तो ली आती। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। आदित्य यादव, अशिका सैनी, अर्शिया, हर्ष सोलंकी, माधव, मिष्टी, प्राचिता, ऋषभ, वत्सल, वीर। जल्दी से बताइए भाई, दिवित नहीं दिख रहा मुझे। 11th-12th के बच्चों को नहीं लेके जाते वो लोग। बस बात नहीं बेटा, नोट हो गया? कहाँ हुआ है? ये नोट कर उधर वाला पोर्शन। ये सवाल नोट करना इंपॉर्टेंट है शिवम। सत्यम, नोट हुआ? कल पेपर है ना? कल है मंडे, मंडे एडवांस वाला। दो भाई बढ़िया तरीके से पेपर। बच्चों बात नहीं प्लीज। क्या ओपन है? अच्छा वो वैसे लिख दिया बस। नहीं बल्ब कैसे ओपन है? फूट गया ना, फूट गया तो वो बल्ब रहेगा? चलो बात नहीं। ऐसे तू कल को कहेगा सर अर्थ को भी तो किसी कपड़े से ढक सकते हैं। नहीं
चले आगे। थर्मोफ्लास्क का मीनिंग होता है बेटा एक ऐसा कंटेनर जिससे आप हीट भी एक्सचेंज ना कर सको और मैटर भी एक्सचेंज ना कर सको। जब थर्मस में हम लोग कोई सब्सटेंस लेके जाते हैं तो देर तक गर्म या देर तक ठंडा रहता है क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। और मैटर तो जो था वो जितने ग्राम लेके गई उतने ग्राम ही मिलेगा क्योंकि मैटर कहीं भाग नहीं जाता। लेकिन अगर सिस्टम ओपन है तो आप हीट करोगे मैटर बाहर चला जाएगा। जैसे वाटर को आप बॉईल करना शुरू कर दो ओपन कंटेनर के अंदर, वाटर उड़ जाएगा। अगली बात समझ में पल्ले पड़ा? चल इधर देख जरा ध्यान से, इधर देखेंगे सभी। एमडीपीएस वालों का पेपर कैसा हुआ भाई? हाँ नितान, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ? हाँ भाई, पेपर कैसे हुआ? देखो बातें बना रही हैं दोनों। मैं कह रहा हूँ पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? चलो, एक टर्म आती है बहुत सुंदर, नोट नहीं हुआ अभी? चल नोट कर, क्या रह गया? चल भाई सैनी इधर देख, सुनो बच्चा इधर देख। एक टर्म आएगी यहाँ पर, बस बेसिकली दो टर्म आती है, नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव। जो रटेगा वो कभी इसको रट ही नहीं पाएगा क्योंकि तमाम प्रॉपर्टीज हैं, कितनी याद कर लोगे? तो एक बार सेंस को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये एक फोन है, मान लीजिए, है ना, ये एक फोन है भाई। अगर इस फोन के मैं छोटे 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 टुकड़े कर दूं, जो नहीं करूंगा, मान लो छोटे छोटे टुकड़े करने पर वो जो सबसे बारीक वाला टुकड़ा होगा उस पर प्रेशर कितना लगेगा बताओ? वही जो टोटल फोन पे लग रहा होगा। उस पर टेम्परेचर कितना लगेगा बेटा? उसकी डेंसिटी कितनी होगी? उतनी जितनी फोन की होगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड ही ना करे उनको मैं क्या बोलता हूं? इंटेंसिव। वो अंदर की चीज है भाई। और जो बाहर की चीज यानी कि मास पर डिपेंड करे, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड करे, उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सटेंसिव का नाम दूंगा। क्या सेंस समझ में आ गई? इसको बताने के लिए बोल देते हैं स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करो। हर पार्ट पर अगर सेम टाइप की ही प्रॉपर्टी लग रही है तो उस प्रॉपर्टी का नाम हो जाता है इंटेंसिव। और डिफरेंट लग रही है, जैसे वॉल्यूम में कहूँ, छोटे पार्ट का वॉल्यूम अलग होगा, बड़े फोन का वॉल्यूम अलग होगा। तो वॉल्यूम इज नॉट ए इंटेंसिव, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो गेम समझ में आया? दोबारा बोलूं? मैंने बोला बेटा, मैंने बोला तुम अपने ऊपर ले लेते, हमारे ऊपर अभी प्रेशर कितना लग रहा बताओ? 1 atm। अरे हाँ या ना? जो मेरे ऊपर लग रहा है वही तुम्हारे ऊपर लग रहा है। हमारे ऊपर टेम्परेचर कितना लग रहा है? जितना भी रूम टेम्परेचर होगा अभी। इसका मतलब क्या टेम्परेचर ने ये देखा कि सर का वेट ज़्यादा है या फलाने का वेट कम है तो उस पर कम टेम्परेचर लगाओ, उस पर ज़्यादा लगाओ? नहीं ना। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर एक यूनिफॉर्म तरीके से लग रहा है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या हो गया? एक्सटेंसिव इन नेचर हो गया। कौन सा हो गया? इंटेंसिव इन नेचर। लेकिन यही अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो भाई तुम्हारा वॉल्यूम अलग है, मेरा वॉल्यूम अलग है। तुम इस रूम के अंदर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को देख रहे हो, मैं एक स्पेसिफिक को देख रहा हूँ। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया आप लोगों का एक्सटेंसिव इंटेंसिव की बेसिक डेफिनेशन। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी, काम की बात। अगर मैं किसी भी टर्म के आगे मोलर वर्ड यूज कर लूं, क्या यूज कर लूं? मोलर। या किसी भी वर्ड के आगे पर मोल यूज कर दूं, या किसी के भी आगे पर वर्ड यूज कर लूं, या किसी भी स्पीसीज के आगे स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लूं, या किसी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट को डिपिक्ट कर लूं, ये सभी इंटेंसिव है। दोबारा सुनो। मोलर हीट, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी, फलाना ग्राम पर मोल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सभी कांस्टेंट जो हैं बेसिकली इंटेंसिव इन नेचर। भैया शब्दों को समझ गए? एक्सटेंसिव पे आ जाओ, इंटेंसिव पे आओ अभी 2 मिनट के लिए। जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे मोलारिटी, जैसे मोलैलिटी, जैसे नॉर्मेलिटी,
ये सभी इंटेंसिव इन नेचर होती हैं। लेकिन जितनी भी एनर्जी टर्म है, जैसे एंथैल्पी, जैसे एंट्रोपी, जैसे इंटरनल एनर्जी, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी एनर्जी की टर्म किस में काउंट होती है मेरे भाई? एक्सटेंसिव। क्या बातें पल्ले पड़ी हैं आप लोगों को? एक बार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से, फिर इसको नोट करना, याद करने के फॉर्मेट में नोट करनी है, लिखने के लिए नोट नहीं करनी। ध्यान से सुनेंगे सभी। Intensive properties, those properties whose value remain unchanged when system is divided into the small part, that is does not depend upon the amount or the mass। बोलो स्टेटमेंट समझ में आ गई? अपोजिट में क्या करोगे भैया? डिपेंड करेंगी। ठीक है जी। दूसरी आ जाओ, यहाँ काम की बात ही है, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, जैसे डेंसिटी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, और मैंने आप लोगों को बता रखा, कितनी टर्म्स याद कर पाओगे भाई? नहीं याद कर पाओगे। आज की डेट में आप 11th क्लास में हो, कल ग्रेजुएशन में पहुंचोगे, मास्टर में पहुंचोगे, नई नई टर्म्स आएंगी, तो ट्रिक्स एंड टूल्स बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला स्पेसिफिक वर्ड अगर किसी के सामने आ जाए, अब वो स्पेसिफिक हीट है, चाहे वो स्पेसिफिक हीट, तो मैंने इसको बोला जी ये कौन सी हो जाएगी? इंटेंसिव। ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी, ऐसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहीं पर भी इलेक्ट्रो आ जाए ना, इलेक्ट्रो वर्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ई नॉट आ जाए, ई नॉट ऑफ सेल सुना है ना आपने रेडॉक्स में, ई नॉट ऑफ सेल या ई सेल, मतलब वो EMF के बारे में बात कर रहा हूँ। और EMF बेसिकली एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है जो मास पे, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कीप इन योर माइंड। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, पीएच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा हुआ सवाल है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? जी इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H+, और H+ का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी किस में आती है? इंटेंसिव। नहीं पकड़ पाए? पकड़ पाए बेटा जी? इसका मतलब पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई कांस्टेंट रहा होगा, मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो वैसे तो वॉल्यूम जो है कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्सटेंसिव। लेकिन जैसे ही तुमने इसके सामने मोलर वॉल्यूम लगाया, स्पेसिफिक वॉल्यूम लगाया, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट सम फिक्स्ड अमाउंट, और फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है अमाउंट वेरिएबल नहीं है, और अमाउंट कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी? आप लोगों का इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मैं अपने शब्दों को समझा पा रहा हूँ? तरीके से क्लियर, रट्टा तो नहीं मारना पड़ रहा भाई? कल को मैं तुम्हें पूछूं, सुनो, पोलर फलाना कैपेसिटी, याद आ गया? पोलर देखते समय स्पेसिफिक ढिकाना केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा सुनो, बात समझ में आ गई? ऐसी थर्मो जैसे वर्ड यूज हो जाए ना, थर्मो, थर्मो केमिस्ट्री, बेकार का एग्जाम्पल है, मतलब समझो ये कोई सेंस नहीं है इस बात का, जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में थोप रहा हूँ इस बात को। कल को आ जाए थर्मो केमिस्ट्री, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, थर्मो वर्ड यूज हो गया मतलब हीट वर्ड यूज हो गया, और हीट वर्ड यूज हो गया तो फिक्स तो होने से रहा, इसका मतलब एक्सटेंसिव टर्म्स में यूज होगा। मैंने कहीं लिखा भी देखा है, शायद मैंने ट्रिक में भी लिखा है कि थर्मो जब यूज हो जाए तो आप कोशिश करेंगे कि उसको एक्सटेंसिव रखेंगे। सी, ये गेम समझ में आ गया? दोस्त इधर आते हैं। वॉल्यूम, मास, हीट कैपेसिटी, देख रहे हो पेपर में कैसे सवाल आएगा? हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, इनमें से एक्सटेंसिव कौन? हीट कैपेसिटी। मोलर वर्ड यूज हो जाएगा, इंटेंसिव आ जाएगा। सी, एंथैल्पी जिसको H से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, आगे ध्यान रखेंगे। एंट्रोपी जिसको S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडमनेस। अब बताओ, तुम जब अपने घर पे थे तब ज्यादा फ्री थे या सेंटर पे आके ज्यादा फ्री हो गए हो? घर पे ना भाई, घर पे कुछ भी कर रहे हो, गाना गा रहे हो, नाच डांस करना शुरू कर दो, कुछ भी कर दोगे, यहाँ करके दिखाओ, नहीं कर सकते ना। तो मतलब यहाँ थोड़ी सी आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई है, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब फ्रीडमनेस, आप घर पे ज्यादा आपकी एंट्रोपी रही होगी एज कम्पेयर टू सेंटर। सी, इंटरनल एनर्जी, अगेन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू और ई। गिब्स फ्री एनर्जी, एक साइंटिस्ट हुए गिब्स, सोचो कोई आदमी अपने नाम के आगे फ्री लगा रहा है, कितना बड़ा आदमी रहा होगा, सच्ची बात है। गिब्स फ्री एनर्जी, इनका नाम तो गिब्स था, फ्री थोड़ी था। इन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी क्यों बोला? इन्होंने बोला देखो आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया, क्यों डलवाया बेटा? गाड़ी चले। मैंने इसलिए डलाया कि मेरी गाड़ी जो है 10 किलोमीटर पर लीटर की जो है एवरेज देती है, उतनी दे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या पेट्रोल का कंजप्शन केवल चलने में यूज हुआ होगा? नहीं ना, इंजन गर्म हुआ है, नहीं हुआ होगा। तो जो मिलनी चाहिए थी 10, वो मिली 9। जो 1 किलो जूल एनर्जी, या मैं बोलूँ जो 1 किलोमीटर का जो अंतर आया, वो बेसिकली गिब्स फ्री है।
इसलिए नाम क्या रखा, फ्री। ये एनर्जी वो एनर्जी है जो माइनस ऑफ यूजफुल वर्क है। आगे सिखाएंगे इसको। माइनस ऑफ यूजफुल वर्क इज नथिंग बट गिव्स फ्री एनर्जी। सिस्टम से निकली हुई एनर्जी मानी जाती है ऐसी। ऐसे ही सरफेस एरिया, ऐसे ही फोर्स और मोल। देखो कितनी सुंदर बात है, बार बार मैं बोल रहा हूं किसी के सामने मोलर आ जाए इंटेंसिव, और मोल खुद क्या है बेटा जी, एक्सटेंसिव। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ऐसे चीजें घुमा देते हैं, पेपर में पूछ लेता है सवाल, इनमें से कौन एक्सटेंसिव, और इवन एडवांस तक में पूछ लेता है। 5-10 प्रॉपर्टी दे देगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रॉपर्टी विच आर एक्सटेंसिव इन नेचर। बच्चा घूम रहा है, एक गलती हुई सीधा नंबर कटेगा 4-5। इसलिए इन सवालों को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। नोट करिए पहले स्पीड में, नोट इट डाउन, पूरी स्पीड में इसको नोट करने की कोशिश करेंगे भाई। अब अगली वाली जो टर्म है ना, वो तेरे डाउट को क्लियर करेगी। दो एक्सटेंसिव का डिवाइड इंटेंसिव होता है, भी पढ़ाऊंगा। चले जी। पढ़ने के लिए, और जो है ऐसे ही आप लोगों का आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में जो जो स्टूडेंट्स हैं, पहले उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। आप लोग से बस ये है कि थोड़ा सपोर्ट करना भाई। एक घर में 5 फोन होते हैं, नहीं मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है? है? मेरा टारगेट है 6 महीने के अंदर सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। तुम, अरे तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? अब देखना, मैंने टारगेट बना लिया तो बना लिया। है? नाम नाम सोच रहा हूँ अभी, थोड़ा अट्रैक्टिव सा नाम आना चाहिए। पैरा क्लासेस वाले में तो 2500 ही हैं अभी, उसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ ऐसा अट्रैक्टिव हो जो काफी बच्चे देखें। और 1-2 पॉडकास्ट में खुद भी जाने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे इतने क्रेडेंशियल्स तो हैं, मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना? अगर जैसे उनको डालें मेल वगैरह, भाई हमें बुलाओ, तो जा तो सकता हूँ। सक्सेस स्टोरी कहाँ है? सक्सेस पहले ही बताओ, है ना? चले आगे, आगे बढ़े। नोएडा में सेटअप है एक पूरा, उससे बात हो गया। मेरा ये एक क्लास फेलो, तो क्या कहेंगे, 1 साल जूनियर था, उसने पूरा ये कर रखा है। उसने बताया वो रणबीर इलाहाबादी वगैरह वहाँ उसने किया हुआ है, तो मतलब उस टाइप का है, बढ़िया है उसका सेटअप। मंडे जा रहा हूँ, मंडे देख के आता हूँ। चलें आगे। इस नाम से है पॉडकास्ट, अभी चलाएंगे आदित्य, बताएंगे पूरा, रिवेल करेंगे, एक रिवेल वीडियो भी डालेंगे प्रॉपर। सिल्वर प्ले बटन सबसे पहला टास्क होगा 6 मंथ के अंदर, न्यू सेशन से पहले। चलें आगे। अरे उसका कैसे ब्रेक हो जाएगा, वो तो खतरनाक है, सुन के ही अच्छा लगा था। चलो बेटा जी, बातें नहीं। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट क्या, ये नोट क्या कह रहा है? हाँ 3 महीने में हो गए तो जो भी सिल्वर भी आ जाएगा तो भी ग्रैंड पार्टी। जो तुम कहते हो ना, 1-2 टीचरों के नाम लेते हैं, फलाना पार्टी देता है, उनकी पार्टी फीकी कर दूंगा मैं एक ही बारी में, इतनी तगड़ी पार्टी। आगे, आगे बढ़े। मैंने बंद कर दिया था इसलिए इधर आ भाई। अच्छा एक बात कहनी है, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा जी? इंटेंसिव। जैसे मास बाय वॉल्यूम,
मास कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है कार्तिक? एक्सटेंसिव। तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? डेंसिटी, जो कि क्या है बेटा? इंटेंसिव। बोलो गेम समझ में आ रहा है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवाइड इंटेंसिव होता है। और बेटा जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो नॉन एडिटेबल होती है। आप बताइए, मैं तुमसे कहूँ कि फलाने की डेंसिटी 2 है, फलाने की डेंसिटी 3 है, दोनों को मिला देते हैं, डेंसिटी 5 हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। फलाने की मोलारिटी 5 है, फलाने की पला कुछ और है 10 है, दोनों को मिला देते 15 हो जाएगी। नहीं ना, नहीं होगी। क्योंकि सर कंसंट्रेशन हो चाहे फिर जो है कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, नॉन एडिटिव इन नेचर होती है। सी, इसको डाओ, पहले इसको इस तरीके से लिख दो, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, इट इज इक्वल टू इंटेंसिव। बोलो हाँ या ना? सुनो जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉट एडिटेबल या आर नॉट एडिटेबल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो ऐड डायरेक्टली नहीं होती। डायरेक्टली ऐड नहीं होती का मतलब ये नहीं है कि ऐड ही नहीं होती। हो सकता है 2 और 3 मिलके कुछ 3.5 आ रही हो, 4.5 आ रही हो, 4 आ रहे हो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन वो डायरेक्ट ऐड नहीं होंगी जैसा आप सोच रहे हो। सी, कभी भी किसी भी टर्म के सामने स्पेसिफिक लिखा आ जाए, पर मोल या पर टाइप का लिखा आ जाए, या मोलर लिखा आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी सभी क्या है बेटा? इंटेंसिव। ये ट्रिक्स है। अगर कहीं आप लिक्विड लिखा देख लो किसी के भी आगे या पीछे, लिक्विड सरफेसेस, लिक्विड वॉल्यूम, लिक्विड फलाना, लिक्विड ढिकाना, तो मतलब समझ जाएंगे कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे इलेक्ट्रो, जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ। अच्छा, करंट और ईएमएफ में क्या अंतर है? फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तुम लोग? एक होता है ईएमएफ, एक होता है करंट। क्या अंतर है? ये खत्म बच्चों। ईएमएफ पोटेंशियल होता है, सही है, ईएमएफ का दूसरा नाम ही पोटेंशियल है। क्या होता है? एक बात बताओ, ये वायर है, ये वायर है ना ऊपर, तुमने सर्किट क्लोज कर रखा है, तो क्या वायर में करंट नहीं है क्या? अच्छा, ऐसा करना, तोड़ के वायर करंट चेक करके देखना, पता लग जाएगा। करंट तो होगा ना। करंट जो आपने सर्किट क्लोज किया हुआ है, और वायर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नथिंग बट ईएमएफ। और जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया, दो चीजों को मिलाया, अब करंट क्या करना, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? फ्लो करने शुरू कर देंगे, तो इसका नाम ही क्या हो जाता है? करंट। क्या गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट, अगर तुम्हें जीवन में थर्मो जैसे वर्ड नजर आ जाए आगे या पीछे किसी भी कंपाउंड के, तो आप समझ जाओगे प्रॉपर्टी कैसी है एक्सटेंसिव। अब जरा ध्यान से सुनिए भाई, मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, पर पुण्य, हाउ मेनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। भाई खुद से ट्राई करेंगे, मैं आप लोगों को आंसर दे, देखो ये कर लिया ना, हो गया कम, इतना ही है, इससे ज्यादा क्या होगा देखना। तो 20-25 तो मैंने ही लिख रखी है। पहला क्या क्या मैं बोल देता हूँ, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर वॉल्यूम, एरिया, सरफेस टेंशन, मोलारिटी, मोल, फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ई नॉट, ई सेल, वेपर, प्रेशर, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, एंट्रोपी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरनल एनर्जी, मोल, काइनेटिक एनर्जी, हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, पीएच, विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले ये वाला पोर्शन नोट कीजिए, लेफ्ट वाला, पहले लेफ्ट वाला पोर्शन नोट कीजिए। आपसे पूछा है हाउ मेनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग, इनमें से कितनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यही सवाल है। चलिए आज आ जाओ भाई, इधर देखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। आप खुद अच्छा नीचे से स्टार्ट करते हैं, मैं बस लाइन डालूंगा जो भी होगी एक्सटेंसिव, ठीक है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? कदापि नहीं। क्या विस्कोसिटी एक, क्या पीएच कोई, क्या डेंसिटी कोई, क्या हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। मोलर हीट नहीं है पर हीट तो है। काइनेटिक एनर्जी भी काइंड ऑफ एनर्जी है, ये भी होना चाहिए जी। और मोल भी है, इंटरनल एनर्जी भी है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा,
जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अब वाटर चाहे 10 ग्राम में हो, चाहे 1 लीटर में हो, चाहे 50,000 लीटर में हो, बॉइलिंग पॉइंट पानी का सही रहेगा। ऐसी सेम क्या होगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट, इंटेंसिव है। नेक्स्ट है हमारे पास, सुन लो, एंट्रोपी बिल्कुल होगा, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल बोल दिया इन्होंने, तो ये नहीं होगा। एंथैल्पी होगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर चाहे 1 ड्रॉपलेट का हो, चाहे 1000 ड्रॉपलेट का हो, चाहे कंटेनर का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, वेपर प्रेशर सब्सटेंस का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये होगा, ये भी नहीं होगा। ई नॉट ई सेल ये दोनों ही वही है, इलेक्ट्रोमोटिव। नॉर्मेलिटी भी नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन भी नहीं होगा, पोलैरिटी भी नहीं होगा, सरफेस टेंशन भी नहीं होगा, एरिया होगा, मोलर वॉल्यूम नहीं होगा, गिब्स एनर्जी होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर टेम्परेचर मास होगा। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? आ गया तो बड़ा सीख गए आप लोग, अगर ये आ गया तो बड़ा सीख गए, अब परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट बता बेटा, ध्रुव समझ में आ गया? प्रेशर तो बेटा वो है ना, इंटेंसिव है, तेरे ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है उतना मेरे ऊपर लग रहा है। कौन? वो तो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जाके ऊपर कितने सरफेस पर लग रहा है वो है। जो इंडिविजुअली प्रेशर है, अब देखिए भाई सभी बच्चे, आप एक बात बताइए, हम लैब में जितनी भी रिएक्शंस कर रहे हैं वो कितने एटीएम प्रेशर पर कर रहे हैं? तो इसका मतलब हम लोग प्लेट में कर रहे हैं, या ग्लास में कर रहे हैं, या वॉच ग्लास में कर रहे हैं, या टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? तो प्रेशर हमारे लिए क्या रहा, एक इंटेंसिव डेटा। ठीक है, क्या बातें पल्ले पड़ी बेटा, आगे बढ़ जाएं। तमाम मेथड है, वो तुम्हें जितना पजल होगा उतना ज़्यादा दिमाग उसमें घूमेगा। आगे फोर्स बाय एरिया लगा सकते थे, फोर्स और एरिया दोनों एक्सटेंसिव है, तो बनने वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। आइए भाई इधर, बस अब ध्यान से सुनेंगे भाई, दो चीजें आ रही हैं, एक टर्म यूज होती है नाम है स्टेट फंक्शन, और एक टर्म यूज होती है नाम है पाथ फंक्शन। कोई टेंशन ही नहीं, कोई लोड नहीं होना चाहिए। सर क्या पेपर में स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की डेफिनेशन आ सकती है? यस, सीबीएसई में आ जाएगी। एग्जाम्पल आ सकते हैं? यस आ जाता है। आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन स्टेट फंक्शन एज वेल एज एक्सटेंसिव, इनमें से कौन फलाना फंक्शन एज वेल एज इंटेंसिव। इस टाइप से क्वेश्चन क्रॉस बना देते हैं, कितना सिंपल है। आप सोचो, तुम बस शांत पूर्वक अपने दिमाग से यहाँ बैठे रहोगे ना, मैं सिखा दूंगा। देखो सुनो, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपने लोग देखे होंगे जो ये भूल जाएंगे कि भाई फलाने के इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, है ना, वो बोलेंगे भाई मोटा पैसा, पैसा ही पैसा, ये जहां जाएगा वहां पैसे जोड़ आता रहता होगा, है ना, इस टाइप से लगता होगा। लेकिन लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो ये देखेंगे, प्रोसेस को देखेंगे, यार इसने मेहनत किस हिसाब से की, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कितने घंटे मेहनत की। तो मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि जो केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बारे में बात करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेट फंक्शन। लेकिन जो इनिशियल और फाइनल के साथ साथ पाथ ओरिएंटेड भी हैं, पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पाथ फंक्शन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेफिनेशन तो हो गई भैया। अब ऊपर वाली डेफिनेशन किताबी, ये अपनी काम की डेफिनेशन है। इट विल बी डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन और द स्टेट। Certain measurable property are required to describe the state of a thermosystem called thermostat या थर्मो फंक्शन, स्टेट फंक्शन। बोलो गेम समझ में आ रहा है? बेटर है नीचे वाली डेफिनेशन को याद रखें। अब इसमें कौन कौन से होंगे समझो भाई, स्टेट फंक्शन कौन कौन नहीं है ये याद करना है, ना कि ये याद रखना कि स्टेट फंक्शन कौन है। दुनिया में केवल 3 ही टाइप के लोग हैं जो प्रोसेस पर ध्यान देंगे। पहला हीट, दूसरा वर्क डन कि एनर्जी, टेक्निकली हीट, एनर्जी में हीट और वर्क डन दोनों आ जाते हैं। तीसरी टर्म यूज करनी है आप लोगों को जिसका नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। कौन सा बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी।
ये तीन जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, बकाया सभी क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है। चाहे फिर वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो कोई और एंथैल्पी हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सर क्या होता है स्टेट फंक्शन से, इसकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे पता लगता है, कहाँ अप्लाई होता है, वो हम लोग बात करेंगे। पहले बेसिक बात समझ में आई। स्टेट फंक्शन बेसिकली डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द मैटर। वो डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। स्टेट फंक्शन कौन नहीं है? हीट, वर्क और मोलर हीट कैपेसिटी। इसके अलावा बकाया जितने भी आपके एग्जांपल्स में नजर आए, दे ऑल आर स्टेट फंक्शन। गेम आगे समझ में? अब सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो काम की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैंने बोला एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, बहुत बढ़िया। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन, यानी कि एक स्टेट फंक्शन का जब मैं चेंज देखूंगा बिटवीन टू स्टेजेस या स्टेट्स इज डेफिनेट क्वांटिटी। इसका मीनिंग समझ में आया? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देख भाई, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। माना कि ये स्टेट फंक्शन है, माना कि ये स्टेट फंक्शन है, लेकिन भाई साहब ये स्टेट फंक्शन नहीं होगा। टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन बट नॉट डेल्टा टी, वॉल्यूम इज स्टेट फंक्शन बट नॉट डेल्टा वी, एस इज ए स्टेट फंक्शन बट नॉट डेल्टा एस। इसी बात को इन्होंने नीचे भी लिख दिया है, चेंज इन द स्टेट फंक्शन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। बोलो गेम समझ में आ रहा है? सर क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहे हो? पेपर में क्या आएगा? पेपर में आ जाएगा एस, पेपर में आ जाएगा डेल्टा एस, पूछेगा कौन स्टेट फंक्शन है। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि हर एंट्रोपी को आप लोग स्टेट फंक्शन कहने लगो। चेंज इन एंट्रोपी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। चेंज इन मतलब जहां भी चेंज आप देखोगे वो एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी, और डेफिनेट क्वांटिटी कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकती, इनडेफिनेट होनी चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहे हैं? तो ये डेटा आप लोग पूरा ईमानदारी से नोट करिए। मैंने पहले ही बोला लिखाई का काम ज्यादा, न्यूमेरिकल कल होंगे। आगे देखेंगे भाई सभी। होप ये बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी आदित्य, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ अर्शिया कि बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी बेटा, है ना? बात नहीं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस होगी तो उसमें सभी स्टेट फंक्शन का चेंज कितना मिलेगा बेटा जी? जीरो। कहने का मीनिंग ये है कि मान ले कोई एक कर्व है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रेशर और वॉल्यूम का कोई कर्व है, यहाँ से ए से कोई चीज़ बी पे जा रही है ऐसे, है ना, और वहाँ बी से ए पे आ रही है, ये ए है ये बी है, तो आप देख रहे हो साइक्लिक है ना। लेकिन अगर एरो को मैं ऐसे कर दूंगा तो साइक्लिक नहीं होगा, समझना इस बात को। एरो को अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो समझ रहे हो ना, फिर ये पर रिटर्न थोड़ी है, फिर चेंज थोड़ी देख पाएंगे हम लोग। हाँ या ना में जवाब दे दो। तो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो स्टेट फंक्शन होते हैं, जैसे डेल्टा टी, डेल्टा एस, डेल्टा यू एटसेट्रा, ये सभी कितने पाए जाते हैं? लेकिन किसी भी साइक्लिक सिस्टम के अंदर Q का, W का और मोलर हीट कैपेसिटी का, इनकी वैल्यू को कभी भी मैं क्या नहीं देखने वाला? जीरो नहीं देखने वाला। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस में ही स्टेट फंक्शन क्या पाए जाते हैं बेटा? जीरो। और साइक्लिक में हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाते हैं आसानी से? वर्क डन हो गया, हीट चेंज हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। बोलो हाँ या ना? हो गया तो भैया नोट करो स्पीड में, हो गया तो जल्दी से नोट कीजिए।
क्या आगे बढ़े भाई। एक टर्म आती है, नाम है इसका पाथ फंक्शन। क्या नाम है इसका? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के बारे में आप लोग पहले से जानते हो, जो ना केवल इनिशियल एंड फाइनल बल्कि प्रोसेस पर भी डिपेंड करे। देखो क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which depends upon the initial and final state of the system as well as the path or the mechanism followed by the system to achieve any final state. It is called path function. और मैंने आपको तीन ही बताए थे, मोलर हीट कैपेसिटी, वर्क डन और हीट। स्पीड में नोट करो भैया, ज़्यादा देर का है नहीं ये प्रोग्राम, जल्दी से नोट करो। आज मैं जानबूझकर आपको बेसिक टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, कल की क्लास में न्यूमेरिकल गेम शुरू होगा। मैंने जैसा कि कहा कि थर्मोडायनेमिक्स जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं, आपको देखने से पढ़ने से लग रहा होगा मानो ये थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन बिल्कुल भी थियोरेटिकल नहीं है। आगे चल के सवाल 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 बेधुन सवाल ही सवाल आएंगे इसमें, एक से बढ़कर एक सुंदर सवाल। डन। एक टर्म बहुत बेसिक आती है, सुनो भाई बच्चा, बात नहीं। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग पढ़ चुके, जिसमें ओपन, जिसमें क्लोज, जिसमें आइसोलेटेड पढ़ा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस। सबसे पहली प्रोसेस आती है, आपने सुना है पक्का नाम है इसका आइसोथर्मल। दूसरी जो प्रोसेस आती है उसका नाम है आइसोबैरिक। जिसने बोला ना बारिक, पिटेगा भाई वो, इट इज बैरिक, आइसोबैरिक। एक है आइसोकोरिक, और फाइनली है अपने पास कौन सी प्रोसेस? एडियाबैटिक। चलो जी, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आइसोथर्मल का मतलब है वेयर देयर टेम्परेचर इज, जहां तापमान होगा कांस्टेंट। सर ये पेपर में आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है बेटा। अगर टेम्परेचर किसी का कांस्टेंट हो गया तो बता जरा चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया तुरंत? भाई किसी का टेम्परेचर 20 है और ऑलवेज 20, तो रिएक्शन होती रहे, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा स्वाना? 0। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? 0। इधर देख बेटा, एक बात बतानी है, सुनो। एक टर्म यूज करते हैं, इधर देख शिवम, इसका नाम है बेटा इंटरनल एनर्जी। पुण्य ध्यान से सुन ले, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा भाई ने, जल्दी बता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में 3/2 बीटी डिपेंड भी करता है, बाकी 3/2 RT मान ले अभी के लिए, बाकी 3/2 KBT होते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज करते हुए, ठीक है। अब क्योंकि इनके सिलेबस से ये चैप्टर हट ही गया है, एडवांस के अंदर आज भी है, लेकिन तुम्हारे लिए बता देता हूँ, सुनो। काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी आइडियली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो। भैया गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए की दोस्ती बी से और बी की दोस्ती सी से, तो ए और सी भी आपस में दोस्त है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो बताइए जरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? क्योंकि सर दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है और टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया है? कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पर याद रहे, मैंने काइनेटिक एनर्जी को 0 नहीं कहा, मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 कहा है। पता लगे काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर में कुछ 0 मानकर कुछ और ही कर दो आप लोग, ये सब मत कर देना। काइनेटिक एनर्जी को आप लोग 0 नहीं कहेंगे, टेम्परेचर
केल्विन वर्ड को यूज किया जाता है। सुनो भाई, एक ना कर्व बना रहा हूँ बेटा जी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व बना रहा हूँ। मुझे बताओ P इक्वल टू क्या होता है? N यानी कि मोल है जो कि कांस्टेंट है, R यानी कि 25/3 या 1/12 या 0.0321 ATM बार पर लीटर पर मोल पर केल्विन जो भी होता है। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर को आप क्या कर चुके हो? कांस्टेंट। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है? इनवर्सली। मतलब ये ग्राफ ऐसे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे होता है बेटा। डायरेक्टली का कैसे होता है? उनका ऐसे होता है। तो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करते हुए कर्व जो है मैंने बना दिया है सी। एक टर्म आती है आइसोबैरिक, मतलब प्रेशर क्या होगा मेरे भाई? और एक बात बतानी है बस इसके अंदर, एक्चुअल में 99% ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए ये कंडीशन अप्लाइड है। आप तो जानते ही हो, जितनी भी मैं लैब में रिएक्शन करता हूँ सबका प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। आप कैनिजारो कर लो, आप एल्डोल कंडेंसेशन कर लो, आप नाइट्रेशन कर लो, आप किसी भी प्रकार की रिएक्शन करो, उस रिएक्शन का पहला पैरामीटर होता है दे आर आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर क्या है बेटा जी? कांस्टेंट है। अब चलो सर ग्राफ बना के दिखा ना। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, सुनो भाई। ऐसा मैं प्रेशर और वॉल्यूम में कर्व बना रहा हूँ, प्रेशर को क्या कर रहा हूँ मेरे भाई? कांस्टेंट। तो भाई वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या आपको P इक्वल टू nRT देखने की आवश्यकता है? प्रेशर इज कांस्टेंट तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाए, प्रेशर क्या रहेगा बेटा जी? दैट विल रिमेन सेम। जबकि अगर मैं आइसोकोरिक की बात करूं प्यारे बच्चों, आइसोकोरिक का मतलब हो गया भैया जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑब्वियस है क्या मिलने वाला है? 0। समझ में आया? एक बात बताओ, आइसोकोरिक के लिए रिजिड वॉल चाहिए होंगी या फिर नॉन रिजिड? भाई बात समझ में? क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या चाहिए होगा भैया? मुझे 0 चाहिए होगा। ठीक, इसका फोटो बना लेते हैं सीधा सीधा, यानी कर्व ही आते हैं बेसिकली। या तो डेफिनेशन आई गया कर्व, डेफिनेशन में बता देना आइसोकोरिक वो प्रोसेस होती हैं जिनमें वॉल्यूम क्या रहता है? दैट इज रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया मेरे भाई प्रेशर, और यहाँ मैंने वही वॉल्यूम का पैरामीटर लिखा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, प्रेशर बढ़ता रहा। गेम समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या होता होगा सर? एडियाबेटिक में बेसिकली क्या बोलेंगे इसको? नो हीट लॉस। नो हीट लॉस का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जिसमें Q क्या रहता होगा? कांस्टेंट। डेल्टा Q क्या रहता होगा दोस्त? दैट विल बी 0। आइडियली एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ना मास चेंज होता ना हीट चेंज होती, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये ऐसा एक ही सिस्टम है अपने उसमें, मतलब एक ही कंटेनर है जिसका नाम है यूनिवर्स, जो एक्चुअल में 100% एडियाबेटिक है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल इसके थर्मस फर्मस भले दे दो, लेकिन है नहीं बेटा। अब चलिए जरा ध्यान से सुनिए भाई, इसका ग्राफ कैसे आएगा? एक बात बताओ, हीट बेसिकली टाइप ऑफ टेम्परेचर ही तो है, और टेम्परेचर के लिए अगर मैं देखूँ तो P इक्वल टू nRT, और आप तो जानते हो टेम्परेचर को कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो अगेन द रिलेशन विल बी इनवर्सली। लेकिन इस बार क्या हुआ? इनवर्सली तो हुआ लेकिन मोर स्लोप्ड होगा। क्या होगा बेटा जी? मोर स्लोप्ड होगा। मोर स्लोप का मतलब होता है झुकाव। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? झुकाव। मैथ्स में वो आप लोग टेंजेंट वेंजेंट जब खींचेंगे तो सर आपको पढ़ा देंगे स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या किसका स्लोप कैसे आप लोगों को ग्राफ से पता लगता है। सी काम की बात तो ये सुनेंगे सभी बच्चे। भाई मेरे क्या हुआ, एक बार ना जेई के अंदर ये सवाल पूछा हुआ, बोला थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्राफ क्या था ये समझ। ग्राफ था ऐसा, मैं सारे ग्राफ नहीं बताऊंगा, वही ग्राफ बना रहा हूँ जो सही था। प्रेशर और वॉल्यूम का एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे। ये क्या नाटक चल रहा है सर? ये चल रहा है ऐसा प्रोग्राम भाई जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका नाम है आइसोकोरिक, और जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है उसका नाम क्या है? आइसोबैरिक। जहां ये ऊपर आया और जो ज्यादा लेस स्लोप्ड है अंदर वाला उसका नाम है एडियाबेटिक, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? आइसोकोरिक। बोलो भैया गेम समझ में आई या नहीं आई? तो जी हो गया जेई का सवाल में, नोट करिए स्पीड में। कौन सा वाला? ये देखना, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, नोट करेंगे सभी। बेटा जी आगे मूव करते हैं। देखो
इधर देख श्लोक, पिछले वाले टेस्ट में किस बच्चे ने टॉप किया था? आयुष ने आई थिंक, है ना, सत्यम ने। और इस वाले टेस्ट में जो टॉप करेगा और इससे अगले वाले में जो टॉप करेगा, मान लो सत्यम ने टॉप किया था और सत्यम ने ही नेक्स्ट वाला टेस्ट जो है टॉप कर दिया और इसके बाद ही इसने टॉप नहीं हो चुका, क्या है, होगा। अच्छा मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसमें बदलाव कर लेना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को देना चाहिए प्राइज, है ना, लेकिन ऐसा रखेंगे, अभी बताता हूँ इसके लिए, पहले अगला टॉपिक पढ़ो पहले, विल डिस्कस। ऐसे तो तुम प्राइज ले नहीं पाओगे हमसे, 2000 रुपये मेरी जेब में रखें, किसको दूं, बस कोई आ ही नहीं पा रहा उस टक्कर में। चलो हाँ जी, अंतिम बात इसमें, आज की क्लास की अंतिम बात, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कितने बच्चे जानते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की रियल डेफिनेशन? देखिए प्यारे बच्चों, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या अंतर होता है? पक्की बात है आधे से ज़्यादा बच्चे गलत ही जानते होंगे। रिवर्सिबल का मतलब होता है, देखो ऐसे, मैं एक स्टेप आगे गया और एक स्टेप जस्ट पीछे हो गया, फिर एक स्टेप आगे गया, फिर एक स्टेप पीछे हो गया, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? रिवर्सिबल। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब है कि आप एक साथ आगे चलेंगे, ठीक है ना, बोलो गेम समझ में आ रहा है, पीछे आए नहीं, मतलब जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, उसका नाम होता है बेटा जी इक्विलिब्रियम। क्या नाम होता है उसका? इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हर स्टेप में प्रेजेंट होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में केवल और केवल एक ही इक्विलिब्रियम बनता है, इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली डेफिनेशन। दूसरा, ये बहुत ही घिसी पिटी डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए जो मैंने पहली बोली। दूसरी इंपॉर्टेंट है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। सुनो बेटा, मैंने बोला कि मान लीजिए ये फैन है, ये फैन चल रहा है, क्यों? क्योंकि आप इसको कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हो। आपने एनर्जी देना बंद किया और फैन रुक गया, रुक गया बेटा जी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या नाम देंगे इसको? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होगा? जो अपने आप ही मतलब आप ऐसा फील करने की कोशिश करिए, मतलब जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, उन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, एक से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, और इरिवर्सिबल क्या होती है? ए से डायरेक्ट प्रोडक्ट पी बन गया। आई बात समझ में? दूसरा, रिवर्सिबल प्रोसेस में मान लो कंप्रेशन हो रहा है, घट रहा है कोई चीज, और फिर एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो घटने का रेट है और जो कंप्रेशन का रेट है वो या एक्सपेंशन का रेट है, वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को? बहुत बेस्ट डेफिनेशन तो यही है कि कंप्रेशन प्लस एक्सपेंशन दैट विल बी जीरो फॉर रिवर्सिबल। कंप्रेशन प्लस एक्सपेंशन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के लिए? इरिवर्सिबल के लिए। अब क्या काम करना है, मैंने दो कॉलम खींच रखे, लेफ्ट राइट में दो दो चार चार पॉइंट लिख रखे, सीधा सीधा कॉपी में उतारने, समझ लेंगे कभी जमाने में। लेकिन अभी के लिए क्या काम करना, बेसिक लाइन है उनको पढ़ लेना और टॉपिक हो जाएगा खत्म। देखो, रिवर्सिबल इट इज एन आइडियल प्रोसेस, और आइडियल है तो इमेजिनरी हो गई, क्योंकि आइडियल जैसी कोई चीज होती नहीं है। इट इज अ रियल प्रोसेस, इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और यहां पर बोला गया फाइनाइट स्टेप्स एंड फाइनाइट टाइम्स। इक्विलिब्रियम अटेन एट ईच स्टेट्स, और यहां पर केवल इनिशियल और फाइनल में इक्विलिब्रियम का सेटअप होगा। प्रेशर एक्सटर्नल इज वेरिएबल, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए यहाँ पर रिवर्सिबल में? कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल बराबर इंटरनल प्रेशर, और वहाँ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। नेक्स्ट, यहाँ पर वर्क डन एक्सपेंशन, वर्क डन कंप्रेशन, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऐड कर देंगे तो जीरो। देखो सुनो, वर्क अगर एक्सपेंड हो रहा है तो बेटा जी हो सकता है वो माइनस में हो, कंप्रेस हो रहा है तो प्लस में हो। अगर बराबर एनर्जी लग रही है, बराबर का वर्क है, तो जीरो हो गया। समझ में आ रहा है? कोई पता लगे कि 2 + 2 0 कैसे हो गया, ऐसा मत सोचना, ये 2 - 2 वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन का सेंस है। सी वहाँ दूसरी तरफ ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये 4-5 पॉइंट लिख लीजिए अपने CBSE के एग्जाम के लिए, नॉट फॉर एंट्रेंस। एंट्रेंस में इसमें कुछ भी नहीं आने वाला।
एंट्रेंस के लिए कतई भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को फ्लोट पढ़ाऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर स्लॉट पढ़ाऊंगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर ट्रॉट पढ़ाऊंगा, है ना। चले डन है जी। एक बात ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चा, देखो बहुत लाइट की स्पीड से इन दो एक सवालों को आप लोग कर लो। ये शीट आपकी ऐप पर आ रही है अभी, आप जब तक जो है इसको कवर कर लेंगे भाई सभी। जल्दी जल्दी से मेरे साथ इस सवालों के आंसर बोलते चलो जल्दी से। हाँ जी, क्या आंसर होगा? जल्दी से इन सवालों का आंसर मुझे देते चलिए भाई। 2000 विद ऑप्शन बी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एनर्जी एक्सचेंज इन ए सिस्टम। ये बात पहले ही आपको बता दी गई थी कि थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद एनर्जी एक्सचेंज इन द सिस्टम। नेक्स्ट, अ वेल स्टॉप्ड थर्मोफ्लास्क कंटेन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी फ्रॉम देम। इंटेंसिव, टेम्परेचर एंड refractive index is the right answer. Which of the following is extensive? All of these. For a adiabatic process, which of the following relation is correct? आई adiabatic, adiabatic के लिए हीट का एक्सचेंज तो जीरो होता ही होता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भाई। ठीक है, वो हीट भी क्या है, हीट कांस्टेंट का मतलब है हीट का चेंज। भाई थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, यहाँ डेल्टा क्यू लिखना चाहिए था, ठीक है, इट शुड बी डेल्टा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ? एडियाबेटिक सही आंसर है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच अ गैस ऑफ कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली फाइंड द लो टेम्परेचर। अच्छा ये बाद में होगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का मतलब स्टेट फंक्शन हो गया ना। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड ऑल ऑफ देम आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 सेकेंड एंड पीएच। क्या लिख रखा है? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, पीएच एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव, सारी तो हो गई, सारी हो गई। मतलब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर। एक मिनट गलती हो गई है, एंट्रोपी नहीं होगी भैया, एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट। अच्छा उल्टा कर दो, मतलब टेम्परेचर को इन्होंने बोल दिया है क्या, एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम को क्या बोल दिया इन्होंने, इंटेंसिव। बोलो हो जाएगा, पढ़ लोगे भैया, शीट में डाल दूंगा, बहुत ही बेसिक शीट है, आप लोगों को पता ही लग रहा होगा। आज बहुत आराम से बड़े प्रसन्न होके जा रहा होगा आज तुम्हारा, है ना, थर्मो समझ में आ गई क्या? हाँ, प्राइस का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बता देंगे आप लोगों को। टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो भाई, प्राइस देंगे नहीं तो मोटिवेट कैसे होंगे। हाँ दे दो भाई, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया कृपया टेस्ट देकर जाएं।